वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 402 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 35 से लेकर 45 तक करवाए जा रहे हैं। फाइनल टर्म के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है फ़र्क करना और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि जब प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं तो फ़र्क किया जाता है। तो मुख्तलिफ तरह के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। जब थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि डिवाइड किया जाता है मार्केट को दो ग्रुप्स के अंदर। एक हर ग्रुप जो होता है उसकी अपनी डिमांड फंक्शन होती है और ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एयरलाइन और वेजिटेबल वगैरह में हम देखते हैं कि डिस्काउंट दिया जाता है स्टूडेंट्स को और सीनियर सिटीजन्स वगैरह को। तो ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को अगर हम वैसे देखें तो वो कंज्यूमर जो ज़ाहिर बात है ज़्यादा प्राइस इलास्टिक होते हैं, वो उनका रुझान ये होता है कि वो यूज़ करेंगे कूपन या रिबेट ज़्यादा जब वो परचेज़ करते हैं प्रोडक्ट उनके मुकाबले में जिनकी लेस प्राइस इलास्टिक होती है उनकी डिमांड। और कूपन और रिबेट प्रोग्राम अलाउ करता है फर्म्स को कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकें। तो कूपन और जो रिबेट होती है इसके ज़रिए भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जा रही होती है। अब एयरलाइन फेयर्स की हम बात करते हैं। सो डिफरेंसेस जो होते हैं इलास्टिसिटीज़ के अंदर वो इम्प्लाई करता है कि कुछ कस्टमर जो है वो पे करेंगे ज़्यादा फेयर, ज़्यादा किराया वगैरह दूसरों के मुकाबले में। और जो बिज़नेस ट्रैवलर होते हैं उनके पास बहुत कम चॉइस होती है, इसी वजह से इनकी जो डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है। कैजुअल ट्रैवल्स जो होते हैं ट्रैवलर होते हैं उनके पास ज़्यादा चॉइस होते हैं और इसी वजह से वो ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव भी होते हैं। पीक लोडिंग प्राइसिंग की हम बात करें तो डिमांड जो होती है कुछ प्रोडक्ट के लिए वो पीक के ऊपर होती है पार्टिकुलर टाइम में। ऐसा भी होता है, आप देखते हैं स्पेशली जो कैब्स वाली कंपनीज होती हैं आप देखते हैं उनमें पीक लगा हुआ होता है। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल जो प्राइस होती है उससे ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। तो ऐसा तब होता है जब रश आवर ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तब ज़्यादा चार्ज किया जा रहा होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो जिस तरह हमारे यहाँ पे किया जाता है कि समर सीज़न में ज़्यादा प्राइस जो है चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स ऑन वीकेंड्स, ज़ाहिर बात है रेस्टोरेंट जो होते हैं वीकेंड्स में कभी कभी वो भी जो है वो ज़्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग आते हैं वीकेंड्स में। कैपेसिटी रिस्ट्रेंट की अगर हम बात करें तो ये भी इंक्रीज़ करता है मार्जिनल कॉस्ट को और इंक्रीज़ मार्जिनल रेवेन्यू और कॉस्ट इंडिकेट करता है एक हायर प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो बराबर नहीं होता हर मार्केट के लिए, क्योंकि एक मार्केट जो है वो इम्पैक्ट नहीं करती दूसरी मार्केट को। बंडलिंग की हम बात करें, बंडल बनाया जाता है, कई सारी प्रोडक्ट्स ये बंडल अवेलेबल होते हैं। आपने भी यकीनी तौर पे बंडल ख़रीदा होगा या देखा तो ज़रूर होगा। सो बंडलिंग में होता क्या है कि पैकेजिंग की जाती है दो या ज़्यादा प्रोडक्ट की ताकि एक गेन किया जाए प्राइसिंग एडवांटेज का, फ़ायदा हासिल किया जाए प्राइसिंग के ज़रिए, प्राइसिंग एडवांटेज को हासिल किया जाए। सो इसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का बंडल बना दिया जाता है। और कंडीशंस नेसेसरी फॉर बंडलिंग की अगर हम बात करें तो क्या कंडीशंस नेसेसरी, एक तो है कि हेट्रोजीनियस कस्टमर हो, सेम ना हो, सिमिलर ना हो। हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि सेम ना होना। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पर पॉसिबल ना हो सके, कि फ़र्क ना किया जा सके। और डिमांड लाजमी तौर पर नेगेटिवली कोरिलेट करती हो। सो जो बिल्डिंग सिनेरियो है टू डिफरेंट गुड्स एंड मैनी कंज्यूमर। सो बहुत से कंज्यूमर जो होते हैं डिफरेंट रिजर्वेशन प्राइस कॉम्बिनेशन के साथ टू गुड्स के लिए। सो इफेक्टिवनेस जो होती है बंडलिंग की वो डिपेंड करती है किस हद तक जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन है दो डिमांड्स के दरमियान। और बंडलिंग की भी टाइप होती है, मिक्स बंडलिंग होती है जो कि सेल किया जाता है एज अ बंडल भी और सेपरेटली तौर पे भी, यानी कि बंडल भी ख़रीद सकते हैं और सेपरेटली तौर पर भी। और प्योर बंडलिंग होती है जिसमें सिर्फ पैकेज ही ख़रीदा जाता है, पूरा पैकेज लिया जाएगा। बंडलिंग जो है वो ज़ाहिर बात है इसके अंदर होता क्या है कि टाइपिंग होती है, एक ऐसी प्रैक्टिस जो कि ये रिक्वायर करती है कस्टमर को कि वो परचेज़ करेंगे एक गुड, ताकि अगर उनको दूसरा ख़रीदना है तो उनको एक ख़रीदना पड़ेगा लाजमी। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो अब ये एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर बहुत सारी फर्म्स होती हैं, हाँ तो काफ़ी सारी फर्म्स होती हैं। और फ्री एंट्री और एग्जिट है, जब फर्म ज़्यादा हैं तो एंट्री और एग्जिट भी आसान है। प्रोडक्ट्स डिफ्रेंशिएट होती हैं, एक दूसरे से अलग प्रोडक्ट्स होती हैं। सो मेकिंग्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की हम बात करें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि डिफ्रेंशिएट है लेकिन हाईली सब्सटीट्यूबल प्रोडक्ट हैं, एक दूसरे से अलग है लेकिन एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है प्रोडक्ट। इसके अलावा फ्री एंट्री और एग्जिट होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो मोनोपोली पावर से मिलती है हायर प्राइस
परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में, और अगर प्राइस जो है वो लोअर हो उस पॉइंट तक जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट डिमांड के बराबर है, तो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो इंक्रीज़ होता है शेडिट ट्रायंगल के ज़रिए, और कोई भी जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं होता लॉन्ग रन में, और फर्म जो है वो स्टिल प्रोड्यूस नहीं कर रही मिनिमम एवरेज कॉस्ट के ऊपर, और जो एक्सेस कैपेसिटी जो एक्सेस कैपेसिटी है वो एग्जिस्ट करती है। ओलिगोपली की हम बात करते हैं तो एक ऐसी फर्म होती है जिसमें ऐसी इंडस्ट्री होती है या मार्केट जहाँ पर बहुत कम जो है वो फर्म पाई जाती हैं, और प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन जो है हो भी सकती है, ना भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं। एंट्री के ज़ाहिर बात है बैरियर्स होते हैं यहाँ पर, और एंट्री के बैरियर की हम बात करें तो स्केल्स इकोनॉमी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक तरह से बड़े पैमाने पर उनके काम किया जाता है। इस वजह से भी एक तो बैरियर है, ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए इसमें आने के लिए। पेटेंट्स के जरिए प्रोटेक्ट किया जाता है अपनी प्रोडक्ट को, कोई दूसरा जारी बात उसको कॉपी ना करे। नई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है जो कि बाद नए आने वालों के लिए मुश्किल होता है। और नेम रिकग्निशन होता है, नाम बन गया, एक ब्रांड बन गई, तो लोग फिर जारी बात है वही ख़रीदना चाहेंगे। इक्विलिब्रियम इन दी इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, अगर इसकी हम बात करें सो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तो परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली में, और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है प्रोड्यूसर जो है उसको कंसिडर नहीं करना होता राइवल का रिस्पांस, जब वो आउटपुट चूज़ करके कितना आउटपुट उसने प्रोड्यूस करना है और जो प्राइस है। और ओलिगोपोली में प्रोड्यूसर को लाजमी तौर पर रिस्पॉन्स देखना पड़ता है कॉम्पिटिटर का, कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, जब वो कभी भी आउटपुट और प्राइस को जो है वो चूज़ करे। नैश इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो हर फर्म जो है वो जाहिर बात है बेहतर कर रही है, इट कैन गिव व्हाट इट्स कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट की जहाँ पर हर प्लेयर जो होता है कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो मैक्सिमाइज़ करते हैं उनके रिज़ल्ट को डिपेंड करते हुए जो ऐसी चॉइसेस जो दूसरे उनके कॉम्पिटिटर ने की हों। सो द नॉट मॉडल की हम बात करें डोपली की, तो इसके अंदर जो है वो दो फर्म्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही हैं। गुड्स होमोजीनियस हैं, मिलते जुलते हैं, और आउटपुट जो होता है दूसरे फर्म का उसको अज्यूम किया जाता है कि वो फिक्स है। प्राइस कंपटीशन की हम बात करते हैं तो कंपटीशन जो होता है ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर वो होता है प्राइस के साथ, ना कि आउटपुट के साथ। आउटपुट के ऊपर नहीं होता बल्कि प्राइस के ऊपर होता है। और बर्ट्रेंड मॉडल जो है यूज़ किया जाता है इलस्ट्रेट करने के लिए प्राइस कंपटीशन एक ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर होमोजीनियस गुड्स के साथ। सो प्राइस कंपटीशन विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की हम बात करें सो मार्केट शेयर जो है वो डिटरमाइन होते हैं ना सिर्फ प्राइस से, बल्कि जो डिफरेंसेस आता है डिज़ाइन के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर, जो ड्यूरेबिलिटी होती है हर फर्म की प्रोडक्ट्स के अंदर। नाउ द ऑब्जर्वेशन ऑफ ओलिगोपोली बिहेवियर की हम बात करते हैं तो कुछ जो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स होती हैं प्राइसिंग बिहेवियर जो होता है टाइम के अंदर वो क्रिएट कर सकता है प्रिडिक्टेबल प्राइसिंग एनवायरनमेंट, और इम्प्लाई किया जाता है करता है कि कोलूजन हो सकता है, मिल सकती हैं यानी कि फर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ। और दूसरी जो ओलिगोपोली मार्केट होती है फर्म्स जो बहुत ही एग्रेसिव होती है, कोलूजन नहीं होता पॉसिबल। जब एक दूसरे के साथ कॉम्पीट में एग्रेसिवली कॉम्पीट कर रही हैं तो फिर जाहिर बात है कोलूजन पॉसिबल नहीं होगा। फर्म्स जो है वो रिलक्टेंट होती है, थोड़ी एक तरह से उनको हेजिटेशन है, मतलब कि वो प्राइस चेंज करें, क्योंकि मुमकिन जो रिस्पांस होता है उनके कॉम्पिटिटर्स की तरफ से, जाहिर बात है वो अगर प्राइस चेंज करेंगे तो कॉम्पिटिटर भी कुछ ना कुछ एक्शन तो ज़रूर लेंगे। और इस केस के अंदर प्राइस जो है वो रिलेटिवली रिगिड होता है। सो प्राइस सिग्नलिंग जो है एक इम्प्लिसिट कोलूजन होता है जिसके अंदर एक फर्म जो है अनाउंस करती है प्राइस इंक्रीज जो है इस हॉप के अंदर के दूसरी फर्म जो है वो भी फॉलो करेंगे सूट को। और प्राइस लीडरशिप एक पैटर्न होता है प्राइसिंग का जिसके अंदर एक फर्म जो रेगुलरली अनाउंस ये करती है प्राइस चेंज, जबकि दूसरी जो है वो फर्म मैच करती है फिर उसको। नाउ द डोमिनेंट फर्म मॉडल, अगर हम डोमिनेंट फर्म मॉडल की बात करते हैं तो कुछ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर एक लार्ज फर्म जो होती है उसका मेजर शेयर होता है टोटल सेल्स का, और एक ग्रुप जो है स्मॉलर फर्म्स का सप्लाई करती है जो बकिया होता है, बकिया हिस्सा मार्केट का। सो लार्ज फर्म जो है वो एक्ट करती है एज अ डोमिनेंट फर्म के तौर पर, वो ही प्राइस सेट करती है जो कि मैक्सिमाइज भी करती है अपना खुद का प्रॉफिट भी। कॉम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट्स की हम बात करते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक के जो लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, और लार्ज नंबर ऑफ बायर ही होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है। और बायर्स और सेलर्स जो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस टेकर होते हैं, ना कि प्राइस मेकर। सो डिमांड जो है फैक्टर इनपुट की एक ड्राइव डिमांड होती है फैक्टर कॉस्ट से और आउटपुट डिमांड से।
सो डिमांड जो एक फैक्टर इनपुट के लिए जब सिर्फ एक ही इनपुट वेरिएबल है, सो अगर मार्केट सप्लाई जो लेबर की इंक्रीज़ अगर वो होती है रिलेटिव टू डिमांड, सो एक सरप्लस जो लेबर का एग्जिस्ट करता है और जो वेज रेट हैं वो फॉल हो जाते हैं। और इंडस्ट्री डिमांड फॉर लेबर की अगर हम बात करते हैं तो अज्यूम करेंगे तमाम फर्म्स रिस्पॉन्ड देती हैं लोअर वेज को, ऑल तमाम फर्म जो है वो हायर करेंगी ज़्यादा वर्कर, मार्केट सप्लाई इंक्रीज़ होगी और मार्केट सप्लाई जो है वो फॉल हो जाएगी, सॉरी मार्केट प्राइस फॉल हो जाएगी, एक्चुअली सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो प्राइस फॉल हो जाएगी। और जो क्वांटिटी डिमांड होती है लेबर की जो फर्म की तरफ से होती है वो स्मॉलर होगी। सो मार्केट सप्लाई फॉर इनपुट्स की अगर हम बात करें, सो मार्केट सप्लाई जो फिजिकल इनपुट के लिए वो अपवर्ड स्लोपिंग है, जैसे कि एग्जांपल दी जा रही है कि जेट फ्यूल की, फैब्रिक स्टील की। सो मार्केट सप्लाई जो होती है लेबर की वो अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकती है और जो बैकवर्ड बेंडिंग भी। सो सप्लाई ऑफ लेबर की हम बात करें, सो जो चॉइस है सप्लाई करने की लेबर वो बेस करती है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। लीजर कॉम्पीट किया जाता है लेबर फॉर यूटिलिटी से, वेज रेट मेजर करता है प्राइस ऑफ लीजर, और हायर वेज रेट सबब बनती है प्राइजेस ऑफ लीजर के इंक्रीज हो। सो हायर वेज रेट इनकरेज करता है वर्कर को कि सब्सटीट्यूट करे वर्क जो है लीजर, यानी कि फालतू घूमने के बजाय वो एक तरह से काम करें। सो और हायर वेजेस अलाउ करता है वर्कर को कि वो परचेज करें ज़्यादा गुड्स जिसमें लीजर भी शामिल है, जो रिड्यूस करता है वर्किंग आवर। तो इसके अंदर मोनोपोलिस्ट ही होगा जो कि मोनोप्सोनिस्ट को सेल कर रहा है, यानी कि इसके अंदर सिंगल ही सप्लायर होगा और सिंगल ही बायर होगा बायलैटरल मोनोपोली के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।